Hello students, today we are going to start chapter wave. This is chapter number 15. सबसे पहले अपन देखेंगे वेव क्या होता है। वेव का मतलब है वाइब्रेटरी मोशन। मान लीजिए पार्टिकल है, इसके पास में एक और पार्टिकल है, इसके पास में एक और पार्टिकल है, इसके पास में एक और पार्टिकल है, ऐसे चेन चल रही है। अब अगर ये पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो ये क्या करेगा, अपने पास वाले को डिस्टर्ब कर देगा, वो भी ऑसिलेट होने लग जाएगा। अगर वो ऑसिलेट होने लग जाएगा तो उसका डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुंचेगा, वो भी ऑसिलेट होने लग जाएगा। इसके साथ ये भी ऑसिलेट होने लग जाएगा, ये भी ऑसिलेट होने लग जाएगा, ये भी ऑसिलेट होने लग जाएगा, ये भी ऑसिलेट होने लग जाएगा। तो मतलब डिस्टर्बेंस तो तुमने यहाँ करा था, लेकिन वो डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड वेव। तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस। जैसे यहाँ डिस्टर्ब करा ना पार्टिकल, अप एंड डाउन हुआ, तो इसके पड़ोसी भी अप एंड डाउन होने लग गया, उसका पड़ोसी भी अप एंड डाउन होने लग गया, थोड़ी देर में ये भी अप एंड डाउन होने लग गया। तो डिस्टर्बेंस करा एक जगह और वो डिस्टर्बेंस दूसरी जगह तक प्रोपोगेट हो गया। दिस इज कॉल्ड वेव मोशन। तो वेव इज द डिस्टर्बेंस दैट कैन प्रोपोगेट। एक जगह डिस्टर्ब कर रहे हैं जिससे पास के पार्टिकल भी डिस्टर्ब हो जा रहे हैं और वो भी ऑसिलेट करने लग जा रहे हैं। जैसे एक मान लीजिए चद्दर है, चद्दर को आपने झटका, तो आपके हाथ जहाँ है वहां से आपने उसको जर्क करा, लेकिन वो जर्क आगे तक पहुंच गया। ठीक है, एक रस्सी है, उसको पकड़ के आपने, मान लीजिए ये रोप है, इसको यहाँ से पकड़ के आपने एक जर्क दिया ऐसा, लेकिन जैसे आप जर्क करेंगे तो पास के पार्टिकल भी इस तरह से जर्क फील करके डिस्टर्ब हो जाएंगे। मतलब आपने डिस्टर्ब तो यहाँ करा, लेकिन ये वाले पार्टिकल भी डिस्टर्ब हो गए, ये भी होगा, ये भी होगा, कभी कोई ऊपर जा रहा है, कभी कोई नीचे आ रहा है, ऐसा पैटर्न बन गया। दिस इज कॉल्ड वेव। तो वेव इज द डिस्टर्बेंस दैट कैन प्रोपोगेट। तो मतलब एक पार्टिकल ऑसिलेट हो रहा है, उससे पास वाला भी ऑसिलेट होने लग जाए, उससे उसका पास वाला भी ऑसिलेट होने लग जाए, ऐसे सब में ऑसिलेशन चालू हो जाए, तो दिस इज वेव। ठीक है, तो ऑसिलेशन चैप्टर में तो खाली अपन पढ़ाई करते थे पार्टिकल के ऑसिलेशन की, लेकिन यहाँ पर ऑसिलेशन के साथ उसके प्रोपोगेशन की भी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इन वेव मोशन डिस्टर्बेंस ट्रेवल्ड फॉरवर्ड थ्रू मीडियम while particles simply vibrate on their mean position। ये पार्टिकल तो अपनी जगह पर ही वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन इसके से आगे डिस्टर्ब हो गया, इससे आगे डिस्टर्ब हो गया, इससे आगे डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ईच पार्टिकल इन मीडियम लैग बिहाइंड द प्रेसेसर बाय फेज एंगल। तो ये डिस्टर्ब हो रहा है, उसके बाद ये चालू हुआ, उसके बाद ये चालू हुआ, मतलब कुछ ना कुछ दोनों में अंतर है कि ये हो रहा है, इसने एक पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट करा तब जाके ये चालू हुआ, इसने एक पूरा कंप्लीट करा तब जाके ये चालू हुआ, इसने पूरा कंप्लीट करा तब जाके ये चालू हुआ। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन डिफरेंट फ्रॉम वेव प्रोपोगेशन। अब ये एनर्जी तो इधर जा रही है और पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे आ रहा है, तो ऊपर नीचे आने का जो वेलोसिटी है और यहाँ पर ट्रेवल करने की जो डिस्टर्बेंस की एनर्जी है, वेलोसिटी है, वो डिफरेंट रहेगी। ठीक है, तो यहां तक तुम्हें समझ में आ गया होगा सिंपली वेव मोशन क्या है। एक पार्टिकल को डिस्टर्ब करा, वो अप एंड डाउन मोशन होने लगा, तो उसके पास वाला भी डिस्टर्ब हो गया, उसमें भी ऑसिलेशन चालू हो गए, उसके ऑसिलेशन से इसके पास वाला भी ऑसिलेट करने लग गया। ठीक है, इलास्टिक नेचर होता है, सब पार्टिकल एक दूसरे से अट्रैक्शन फोर्स से बंधे हुए, ये हिलेगा तो ये भी तो हिलेगा, ये हिलेगा तो ये भी तो हिलेगा, ये हिलेगा तो इसके पास वाला भी तो हिलेगा। तो इसका मतलब आगे बढ़ता जा रहा है डिस्टर्बेंस। पार्टिकल तो अपनी जगह पर ऐसे हिल रहे हैं, लेकिन उससे पड़ोसी भी हिलने लग रहा है, उससे पड़ोसी भी हिलने लग रहा है, मतलब ये समझ जाओ कि डिस्टर्बेंस इधर प्रोपोगेट कर रहा है। दिस इज वेव मोशन। ठीक है, नाउ द टाइप्स ऑफ वेव। फर्स्ट इज मैकेनिकल वेव। ऐसी वेव जिसको कोई मीडियम चाहिए प्रोपोगेट होने के लिए। जैसे मान लीजिए साउंड वेव है ना, तो उसको एयर चाहिए। साउंड की एनर्जी से क्या हो रहा है, एयर के पार्टिकल दब रहे हैं, फैल रहे हैं, ऐसे 9th में पढ़ा था, कंप्रेशन, रेरिफेक्शन हो रहा है, और उससे फिर एनर्जी कानों तक पहुंच रही है अपने। तो मीडियम है, वो मीडियम ऑसिलेट करेगा जिससे कि एनर्जी अपने कानों तक पहुंचेगी। तो इन्हें बोलते हैं मैकेनिकल वेव, जिन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिनको कोई मीडियम ना चाहिए, जैसे सन से आ रही है लाइट, तो एयर हो नहीं हो, पानी हो नहीं हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद है मैटर वेव, जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी जब मोशन करते हैं तो वेव मोशन ही करते हैं, तो इनको बोलते हैं मैटर वेव, क्योंकि मैटर के पार्टिकल है इसलिए इनका नाम मैटर वेव रख दिया गया। तो सब एटॉमिक पार्टिकल से रिलेटेड वेव को क्या बोलते हैं, मैटर वेव।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। वापस देख लें, वेव क्या है? डिस्टरबेंस होना और वो आगे प्रोपोगेट होना। खाली डिस्टरबेंस होने को तो ऑसिलेशन बोलते हैं, और डिस्टरबेंस आगे तक पार्टिकलों तक प्रोपोगेट होते रहे तो इसे वेव बोलते हैं। देख लें अच्छे से। चलिए, वेव के 3 टाइप पढ़ लिए होंगे, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मैटर वेव। जिन वेव को मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए उन्हें मैकेनिकल, जिन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं ना, सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उनसे रिलेटेड वेव्स को मैटर वेव कहते हैं। अब 2 तरह से वेव का मोशन हो सकता है। एक तो ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल परपेंडिकुलरली अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। जैसे पानी के अंदर ऐसा ही होता है, पार्टिकल अप डाउन होते रहते हैं। और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है? जिसमें पार्टिकल कंप्रेस होता है, ये देखो, ये कंप्रेस, पास पास आ गए, फिर दूर हो रहे हैं, फिर पास आ रहे हैं, फिर दूर हो रहे हैं, फिर पास आ रहे हैं, दूर हो रहे हैं। ऐसा वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, जिसमें कंप्रेशन और रेरिफेक्शन हो जाता है। पास आने को कंप्रेशन, दूर जाने को रेरिफेक्शन, इसे लॉन्गिट्यूडनल कहते हैं। 9th में आपने पढ़ लिया था। वेव के ट्रेवल करने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए पार्टिकल से बीच में, इनर्शिया और इलास्टिसिटी। इलास्टिक होगा तभी पास वाले को डिस्टर्ब कर पाएगा। ठीक है, अभी ट्रांसवर्स वेव जो होती है इनमें क्रेस्ट और ट्रॉ होते हैं, ये 9th में पढ़ लिया। ठीक है, तो ये सॉलिड में, लिक्विड में, इनमें ट्रेवल कर सकती है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है उनमें कंप्रेशन, रेरिफेक्शन होते हैं। ये सब मीडियम में आ सकती है, पढ़ लेंगे। चलिए, अब ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव में डिफरेंस। इसमें पार्टिकल परपेंडिकुलरली अप एंड डाउन मोशन करते हैं, इसमें कंप्रेस रिलैक्स होता है। ठीक है, इसमें क्रेस्ट एंड ट्रॉ बनते हैं, इसमें कंप्रेशन रेरिफेक्शन बनता है। ये सॉलिड और ओवर लिक्विड सरफेस बनता है, ये सॉलिड लिक्विड गैस सब में बनता है। इन वेव से कोई प्रेशर में चेंजेस नहीं आते, इसमें पार्टिकल दब रहे हैं, फैल रहे हैं, तो प्रेशर में चेंजेस आते हैं। इनको पोलराइज कर सकते हैं, इनको पोलराइज नहीं कर सकते। पोलराइज का मीनिंग आपको आगे सिखाएंगे। ये एग्जांपल देख लें, यहां तक नोट कर लें। चलिए, अब आगे बढ़ रहे हैं। कुछ डेफिनेशन है, जैसे मान लीजिए इसको रेफरेंस लेते हुए डिफाइन कर देते हैं, चलो, है ना। ये एक वेव है, इसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। एक पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन हो गया, मतलब यहाँ से एनर्जी कंप्लीटली यहाँ तक पहुँच गई, तो इसमें जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। 1 सेकंड में कितनी वेव्स आ रही है उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज विद टाइम, फेज कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। ठीक है, एंगल चेंज हो रहा है ना जब ऊपर और नीचे मोशन कर रहा है तो। वेव लेंथ, जैसे मान लो ये वेव को, इसको रेफर करके कर रहे हैं, ये वेव लेंथ का मतलब एक कंप्लीट वेव की लेंथ। या फिर एक बार ये ऐसे भी समझ सकते हो, ये पार्टिकल कंप्लीट एक बार ऑसिलेट हो गया, तब डिस्टर्बेंस कहाँ तक पहुंच गया, इस दूरी को वेवलेंथ बोलते हैं। यहाँ पर डायग्राम बने हुए हैं। वेव नंबर, ये रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ को वेव नंबर नाम से पुकारते हैं। एंगुलर वेव नंबर या प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इसको के बोलते हैं, ये 2π/λ इसको बोला जाता है। वेलोसिटी ऑफ वेव या फेज वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम, इसे बोलते हैं वेव वेलोसिटी। देख लें अच्छे से।
अब देखिए जैसे मान लीजिए पार्टिकल है, ये ऊपर गया, यहाँ पर आया, वापस नीचे गया, वापस यहाँ पर आया, तो इस पूरे को बोलते हैं 2 पाई। ऐसा होने को बोलते हैं फेज 2 पाई। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट ऊपर नीचे, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे गया, ऊपर आया, इसको कंप्लीट को 2 पाई बोला जाता है। अब जब ये ऊपर नीचे पूरा हो गया कंप्लीट, तब तक एनर्जी कहाँ तक पहुँच गई, इस डिस्टेंस को लैम्डा बोलते हैं। ठीक है, तो लैम्डा मीटर जब ट्रैवल हो गया डिस्टेंस, तो कितना फेज हो गया 2 पाई। तो 1 मीटर अगर ट्रैवल कर ले वेव, तो इसका मतलब फिर ये कितना ऊपर नीचे हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा। तो 1 मीटर में जो ये आ रहा है फेज डिफरेंस, इसे बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर। देख लीजिए अच्छे से। अब ये आपने 9th में पढ़ लिया था कि वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपन टाइम, डिस्टेंस को लैम्डा बोल देंगे, टाइम को टाइम पीरियड टी बोल देंगे। अब 1/t तो आप जानते हैं क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ये 9th का फॉर्मूला आ चुका है। देख लीजिए अच्छे से एक बार, कोई भी टॉपिक में डाउट लगे मैसेज कर दें। ठीक है, हो सकता है कोई टॉपिक टफ लगे आपको, किसी बच्चे को इजी लगता हो, तो आप आराम से फ्री हैं, आप व्हाट्सएप मुझे मैसेज कर दें, आपके सारे डाउट्स का सॉल्यूशन दिया जाएगा अगर कोई डाउट है तो। नहीं तो वैसे समझ में आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। चलिए अब देखते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब एक तार है, उसमें क्या इसकी स्पीड होगी, वो चीज देखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्पीड एक तो टेंशन पे डिपेंड करती है, एक मास पर यूनिट लेंथ पर डिपेंड करती है स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर। कितना मास है यूनिट लेंथ पे। ठीक है, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट सी आ जाएगा, तो v इक्वल्स टू √T/m। यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, तो स्पीड का फॉर्मूला है रूट टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ। तो कभी भी अगर अपन को स्पीड इन स्ट्रिंग पूछ ले, तो ये अपने को डायरेक्ट ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, v इक्वल्स टू रूट टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ। स्मॉल m क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, kg/मीटर। चलो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन सॉलिड देखते हैं। तो सॉलिड का ब्लॉक है अपने पास, उसमें बात करते हैं। तो उसमें जो स्पीड होता है किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये रटना पड़ेगा, तुम्हें याद करना पड़ेगा। उस सॉलिड की रिजिडिटी पर, मास पर यूनिट वॉल्यूम पर, और किस पे, डेंसिटी पर। तो वेलोसिटी डिपेंड ऑन दीज फैक्टर। ठीक है, तो ध्यान रखें, वेलोसिटी इक्वल्स टू रूट, यहां पर आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बाय डेंसिटी। पहले क्या था, √T/m, ये क्या है, √η/m। ईटा क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। चलो अब स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात कर लेते हैं इन लिक्विड और गैस। ठीक है, लिक्विड से रिलेटेड आता है बल्क मॉड्यूलस, ध्यान रखिएगा। तो जैसे ऊपर आया था शेयर मॉड्यूलस, यहां पर आ गया स्पीड इक्वल्स टू बल्क मॉड्यूलस बाय डेंसिटी। ठीक है, अब देखो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर सरफेस पर तो ट्रांसवर्स चलती है, अंदर क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल। उसका ये फॉर्मूला अपने को डायरेक्ट याद करना है, कोई डेरिवेशन नहीं है। एंड रूट बल्क मॉड्यूलस प्लस 4/3 ईटा बाय डेंसिटी। और सॉलिड रॉड में क्या होगी स्पीड, वो यंग मॉड्यूलस पर डिपेंड करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की यंग मॉड्यूलस। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की स्पीड सॉलिड रॉड में क्या होगी, अंडर रूट यंग मॉड्यूलस बाय डेंसिटी। ठीक बात। लिक्विड या गैस में क्या होगी, रूट बल्क मॉड्यूलस बाय डेंसिटी। और किसी सॉलिड ब्लॉक में कितनी होगी, रूट बल्क मॉड्यूलस प्लस 4/3 ईटा बाय डेंसिटी। और ट्रांसवर्स वेव की स्पीड क्या क्या पढ़ी है अपन ने, सॉलिड में रूट शेयर मॉड्यूलस बाय डेंसिटी, और तार में रूट टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ। तो ये अपने को फॉर्मूला डायरेक्ट मेमोराइज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का फॉर्मूला देखेंगे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर के लिए। ठीक है, तो वेलोसिटी बल्क मॉड्यूलस बाय डेंसिटी ये होता है। न्यूटन ने बोला कि भाई ये जो ये हो रहा है, एयर में साउंड ट्रेवल कर रही है, ये आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जब ये मोशन करती है। तो आइसोथर्मल के लिए पीवी कांस्टेंट होता है।
अब इसे डिफरेंशिएशन कर दें तो पी डीवी प्लस बी डीपी बराबर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, या पी डीवी को क्या लिख सकते हैं माइनस बी डीपी, या पी को क्या लिख सकते हैं माइनस बी डीपी बाय डीवी, या वी को नीचे पहुंचा दो, डीपी ऊपर ही रहने दो, वी को नीचे पहुंचा दो, तो माइनस डीपी बाय डीवी बाय डी। डीपी को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, डीवी बाय वी को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसके रेशियो को क्या बोलते हैं बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो यहां से क्या प्रूव हुआ, बल्क मॉडुलस किसके बराबर है, प्रेशर के बराबर, तो यहां बल्क मॉडुलस की जगह प्रेशर लिख सकते हैं। यह है न्यूटन फॉर्मूला, इसे बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। देख लें एक बार, तो न्यूटन ने बोला कि एयर में जब साउंड जाती है तो उसका नेचर आइसोथर्मल नेचर का होता है, टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अच्छा, अब जब ये वैल्यूज रखी गई, प्रेशर की जगह 1 atm रखा गया, एयर की डेंसिटी 1.293 रखी गई, तो आंसर आया स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो आंसर आया 280, जबकि इतनी तो होती नहीं है साउंड की स्पीड, असली में तो 331 होती है एसटीपी पर, आंसर तो 280 है। मतलब न्यूटन के फॉर्मूले में कोई ना कोई तो गलती है। देखो न्यूटन ने भी गलत चीजें भी बताई थोड़ी बहुत। अब लाप्लास नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने इसको करेक्शन करा, उसने बोला इसमें न्यूटन भाई साहब ने जो बोला कि भाई आइसोथर्मल होता है, ऐसा नहीं होता। उसने बोला ऐसा नहीं होता, आइसोथर्मल नहीं होता, ये एडियाबेटिक होता है। ठीक है, मतलब जो कंप्रेशन हुआ वहां पर जो हीट जनरेट हुई, तो रेरिफेक्शन हुआ, वहां पे वो हीट नहीं गई, टेम्परेचर ऐसा इधर उधर ट्रेवल नहीं कर रहा। न्यूटन ने बोला था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, जहां पे हीट ज्यादा होगी वहां से वो कम की तरफ चल जाती है, लेकिन एयर तो बैड कंडक्टर हीट का, कैसे जाएगी। मतलब एडियाबेटिक है प्रोसेस। तो वेलोसिटी को बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी बोलेंगे, लेकिन एडियाबेटिक के लिए बोलेंगे। एडियाबेटिक के लिए पढ़ा है तुमने थर्मोडायनामिक्स, पीवी पावर गामा कांस्टेंट होता है, डिफरेंशिएशन कर दो, पी को कांस्टेंट रखो, वी की पावर गामा का हो जाएगा गामा, वी की पावर गामा माइनस 1 डीवी, वी की पावर गामा का कांस्टेंट रखो, पी का हो जाएगा डीपी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यहां से अपन गामा पी को क्या लिख सकते हैं माइनस, ये देखो ये यहां तक आ जाएगा, तो मतलब बल्क मॉडुलस किसके बराबर है, गामा पी के। देख लो एक बार मैथमेटिकली, पी को कांस्टेंट, वी का पावर गामा का डिफरेंशिएशन, वी की पावर गामा को कांस्टेंट, पी का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो पता चला कि बल्क मॉडुलस तो गामा पी के बराबर होता है। न्यूटन के फॉर्मूले में करेक्शन हुआ ये गामा। और एयर के लिए, एयर डायटोमिक होती है, उसके लिए गामा 7.5, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में तुमने पढ़ा है। तो ये रख के देखा तो हाँ भाई आंसर तो आ गया इस बार, तो बैठ गया 331, तो ये लाप्लास का करेक्शन हो गया। देख लें एक बार अच्छे से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब साउंड की स्पीड प्रेशर, डेंसिटी, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, विंड स्पीड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करती है। तो सबसे पहले प्रेशर पर साउंड की स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है। देखो वी का फॉर्मूला गामा पी बाय डेंसिटी होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे पीवी कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम को मास अपॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, मास तो कांस्टेंट है, तो पी बाय डेंसिटी को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, तभी आंसर कांस्टेंट आएगा। तो जब प्रेशर चेंज करते हैं तो एयर की डेंसिटी भी चेंज हो जाती है। अगर तुम प्रेशर चेंज करोगे तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी उसी रेशो में, तो आंसर तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं स्पीड पर। प्रेशर चेंज करोगे तो साथ साथ में डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, अगर इसको डबल करोगे तो ये भी डबल हो जाएगी, तो 2 से 2 कट जाएगा, वापस गामा पी बाय वही आ जाएगा, मतलब वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, साउंड की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, प्रेशर सेम है लेकिन डेंसिटी अलग अलग है, तो वेलोसिटी 1 हो जाएगा गामा पी बाय डेंसिटी 1 का, वेलोसिटी हो जाएगा गामा पी बाय डेंसिटी 2, v1 by v2 इज इक्वल टू अंडर रूट डेंसिटी 2 बाय डेंसिटी 1।
तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो स्पीड ऑफ साउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। देखो v1 है तो ρ1 यहाँ पर आ रहा है, मतलब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी कम। जैसे एग्जांपल दे रखा है, इसको पढ़ो एक बार, ध्यान से पढ़ो। चलो अब देखेंगे इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई तो क्या होगा, देखो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को इस फॉर्मूले से गिवन है, ये v इक्वल्स प्रोपोर्शन टू 1/√2। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर वेपर होती है 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये रटना पड़ेगा तुम्हें, रटना। वो ड्राई एयर की डेंसिटी से कम है। ड्राई एयर की डेंसिटी होती है 1.293 और वेपर की होती है 0.8। तो अगर एयर में ह्यूमिडिटी मतलब वेपर है, एयर की जगह क्या है, वेपर है, तो डेंसिटी कम है, तो वेलोसिटी तेज हो जाएगी। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो वेलोसिटी भी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो वेलोसिटी कम। कम क्या, ह्यूमिडिटी ज़्यादा तो मतलब डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम तो वेलोसिटी ज़्यादा। ठीक है, चलो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम का मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। ठीक बात। वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया गामा p बाय डेंसिटी। डेंसिटी को लिख दिया मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, दोनों जगह अगर p से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो pv बराबर pm बाय डेंसिटी। pv को rt बोलते हैं, तो p बाय डेंसिटी हो गया rt बाय m। तो p बाय डेंसिटी को लिख दिया rt बाय m। तो v इज रूट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। देख लें, ध्यान से देख लें एक बार। चलिए आगे देखते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। अभी अपने को क्या रिलेशन निकला कि वेलोसिटी रूट ऑफ टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। अब टेम्परेचर को केल्विन में लिखें तो T+273 लिख सकते हैं, है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे 0+273 और T डिग्री सेल्सियस पे T+273 ऐसे लिख सकते हैं। तो VT बाय V0 इक्वल्स टू T+273 अपॉन रूट 0+273। ठीक बात। 273 क्या करो, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक बात। तो 1 + x की पावर n, तो 1 + nx हो जाएगा बाइनॉमियल थ्योरम से। तो यहाँ तक पहुँच गया आंसर। अब 0 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो यहाँ 0 रखेंगे, 0 क्या रखेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पे V0 332 होता है, ये वैल्यू रख दो। तो VT माइनस V0 इक्वल्स टू 332 इंटू T बाय 546 लिख सकते हैं। इस सॉल्व करेंगे तो 0.61 T आ जाएगा, मतलब VT माइनस V0 0.61 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करेंगे, क्या करेंगे, 1 T इज 1 डिग्री। तो आंसर क्या आ रहा है, 61 सेंटीमीटर। मतलब हर 1 डिग्री पर टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देख लें एक बार, ध्यान से देखें, आराम से देखें, एक बार लिख लिख के देखें क्या बोला मैंने, उसको ध्यान से समझें तो आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ऊपर के रिलेशन बार बार लिख के देखें, उसको बार बार देखना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है रास्ता, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है। कंसंट्रेशन करते रहेंगे तो, कंसंट्रेट करते रहेंगे तो आ जाएगा सब। अब इफेक्ट ऑफ विंड देखो, हवा चल रही इधर, साउंड आ रही है इधर। अब ये वेलोसिटी विंड की W है, तो इधर कंपोनेंट क्या जाएगा, W cos थीटा। मतलब अगर इधर आवाज भेज रहे हैं और इधर कंपोनेंट W cos थीटा है, तो आवाज दोनों ऐड होके टोटल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अपोजिट बोल रहे हैं तो घट जाएगी। फ्रीक्वेंसी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, साउंड का एम्पलीट्यूड कितना भी हो, उससे उसकी वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब चलिए अब देखेंगे प्रोग्रेसिव वेव। वही वेव को ही प्रोग्रेसिव वेव भी बोलते हैं। ये ऑसिलेशन की इक्वेशन जानते हैं, A sin ओमेगा t।
लेकिन आगे बढ़ रही है वेव, ठीक है, आगे बढ़ रही ना वेव। वेव क्या थी, आगे बढ़ रही, डिस्टर्बेंस यहाँ तक पहुँच गया मान लो, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, a sin ओमेगा टी माइनस फाइव, मतलब यहाँ पर और यहाँ पर पार्टिकल के फेज में डिफरेंस फाइव मान लेते हैं। अगर लैम्डा दूरी पर फेज डिफरेंस 2 पाई है तो x दूरी पर कितना होगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, ठीक है। तो अपन फाइव को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स, मतलब के एक्स। या फाइव की जगह क्या लिख दिया गया, के एक्स। अब के क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा, ये पुट कर दिया, 2 पाई को कॉमन ले लो, टी भी कॉमन निकाल दो, लैम्डा बाई टी को वी बोलते हैं, तो यहाँ वी लिख दो, ठीक है। देखो ध्यान से, अभी आगे सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको लैम्डा बाई टी को वी बोल देंगे, वी टी माइनस एक्स। तो ऐसे अपने पास ये इक्वेशन आ गई प्रोग्रेसिव वेव की। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो इक्वेशन है उसमें ये सबका मीनिंग है, ये ऑसिलेशन चैप्टर में भी आपने देख लिया था। अब ये फाई को फेज बोलते हैं, ठीक है। देखिए अपने पास ये इक्वेशन आई है, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई नॉट। तो ये फाई जो है ये पूरा ये है। अगर डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी करें, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, तो खाली क्या बचेगा अपने पास, ओमेगा। तो डेल्टा फाई किसके बराबर हो गया, ओमेगा डेल्टा टी। ओमेगा को 2 पाई बाय टी कहते हैं, देख लें। अगर आप उसी चीज का पोजीशन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें, इसी चीज का, तो कितना आएगा, माइनस के। चलिए तो ये देख लें, लिखते जाएं साथ साथ में, तभी याद होगा। तो यहां से डेल्टा फाई और एक्स में आपको रिलेशन मिल रहा है, नोट कर लें, लिख लें, फिर वापस देखें क्या क्या लिखा हुआ है, ये सारा चीजें नोट करते जाएं, अच्छे से रीड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल वेलोसिटी, वेलोसिटी किसे निकाले हैं, y अगर अपने पास है तो डिफरेंशिएशन कर दो, ये वेलोसिटी आ जाएगी। कॉस को साइन में बदलना चाहो तो पाई बाय 2 ऐड कर दो, ठीक है। चलो ये वेलोसिटी हो गया है अपने पास। मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो साइन थीटा कितना रखना पड़ेगा, 90 डिग्री। देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर दें तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मैक्सिमम चाहिए तो साइन थीटा 90 डिग्री रख दें। अब वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी उसको देखते हैं। ये ओमेगा टी माइनस के एक्स कॉन्स्टेंट होता है, इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो ओमेगा हो जाएगा, ये के डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा 0। तो डी एक्स बाई डी टी हो गया ओमेगा बाय के, डी एक्स बाई डी टी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो वी हो गया ओमेगा बाय के, लेकिन वी तो लैम्डा बाय टी भी होता है और इसको न्यू लैम्डा भी कहते हैं। ये दोनों हो सकता है, ठीक है, फेज वेलोसिटी का ओमेगा बाय के। चलिए अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। अगर एक वेव ये आ रही है, दूसरी एक और आ रही है, तीसरी एक और आ रही है, और सबके फेज सेम है, फेज डिफरेंस सेम है, सबका क्रेस्ट सेम टाइम पे आ रहा है, सबका ट्रॉ सेम टाइम पे आ रहा है, तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट सबका सम हो जाएगा। इसे सुपरपोजिशन बोलते हैं। तो अगर वेव्स आपस में मिक्सअप होती है तो उनका एम्पलीट्यूड आपस में ऐड हो जाता है, इसे सुपरपोजिशन बोलते हैं। ये दो तरह का सुपरपोजिशन है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। अगर क्रेस्ट पे क्रेस्ट आ रहा है
तो ऐड होने से एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इसे कंस्ट्रक्टिव बोलेंगे। और किसी वेव का क्रेस्ट पे किसी दूसरी वेव का ट्रो आ रहा है तो ये y1 और माइनस y1 हो जाएगा, या यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये दिखा रखा है इस डायग्राम से, दो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है वेव। अब समझेंगे स्टेशनरी वेव। ये क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक रबर बैंड है, आपने उसको खींच के छोड़ दिया, ये 2 पॉइंट फिक्स कर दिया। अब ये ऐसा था पहले शुरुआत में, अब इस तरह से ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसे तो बोलते हैं अपन, जो पॉइंट हिल नहीं रहा वेव में, इन्हें बोलते हैं नोड, और जो मैक्सिमम ऐसे हिल रहा है इसे बोलते हैं एंटी नोड। तो ऐसी वेव जिसमें कुछ पार्टिकल अपनी पोजीशन से हिल ही नहीं रहे हो, फिक्स है, वो ऐसे ऑसिलेट ही नहीं कर रहे, और कोई मैक्सिमम कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई मतलब कांस्टेंट बना हुआ है सब चीज़ हमेशा के लिए, इसे बोलते हैं स्टेशनरी वेव। तो रबर बैंड को खींचे छोड़ेंगे तो ये वेव मिल जाएगी आपको, जिनमें एंटी नोड्स और नोड्स बनते हैं, उन्हें स्टेशनरी वेव कहते हैं। ठीक है, तो ये कब हो सकता है? जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ओवरलैप होगी, तब स्टेशनरी वेव बन सकती है। देखिए यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ये वाला दिख रहा है ना, ये स्टेशनरी वेव का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। ठीक है, डायग्राम ये अच्छे से रीड कर लें। ये ग्राफ दिखा रखा है स्टेशनरी वेव का, पोजीशन बार बार चेंज हो रही है पार्टिकल्स की, आगे बढ़ते जा रहे हैं। दो वेव्स ले ली, एक डॉटेड लाइन के रूप में ले ली, एक बोल्ड लाइन के रूप में ले ली, दोनों के क्रेस्ट पे क्रेस्ट मिल जाएंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, क्रेस्ट पे ट्रो आ जाएगा। T/4 समय पे आपको दिख रहा होगा ये। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको रीड कर लें अच्छे से। ये पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं उनको अच्छे से रीड करते हुए ग्राफ को देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आराम से पढ़ते रहें। देख लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें।